स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज हम लेके आए हैं जो भी परीक्षा में बार बार जो पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन हैं, वो जनरल साइंस के जो कि लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फ्रेंड्स, यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। यह लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, जो आभासी भार है वो शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो गुरुत्वीय त्वरण के मुक्त रूप से नीचे गिरते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से मुक्त हो जाता है और इसी स्थिति को भारहीनता कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। और मुख्य रूप से जो गिरती हुई वस्तु है उस पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगता है, तो इसी कारण क्या हो जाता है, उसका भार शून्य हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो वायुमंडल में फ्रेंड्स धूल के कण होते हैं, उनसे प्रकाश की किरणें हैं जो टकराती है और उनका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन है। और जो नीले रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसी कारण वो क्या है, हमें दिखाई देता है। यानी रेले का जो नियम है, प्रकीर्णन का नियम किसके द्वारा दिया गया है, रेले के द्वारा दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कम जो तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश है, जैसे नीले रंग हो गए, बैंगनी रंग हो गए, इनका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इसी कारण ये हमें आकाश है जो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का या मिरर का उपयोग किया जाता है। जो पीछे का दृश्य देखने के लिए फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में है जो प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इससे बड़ा फायदा क्या है फ्रेंड्स, इसका दृष्टि क्षेत्र है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कितनी दूरी में वो देख सकता है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू है जो उत्तल दर्पण का ये है, ज़्यादा होता है। इसी कारण जो गाड़ी के जो पीछे के मिरर है इसमें क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि डेली आपको एक वीडियो है जो मिलती रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे छिपी वस्तुओं जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स सोनार तकनीक का, जो साउंड नेविगेशन तकनीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग तकनीक, उसका उपयोग है। सोनार का अगर पूर्ण रूप पूछ लिया जाए तो क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसमें है जो प्रासर्व्य तरंगे होती है उनका उपयोग किया जाता है। और ये तरंगे क्या करती है, पानी के अंदर है जो भेजी जाती है, और ये अगर किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इसी से है जो समय की गणना करके पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का सटीक पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक भारी लोहे की गेंद और एक हल्की प्लास्टिक की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो कौन सी गेंद जमीन पर पहले पहुंचेगी। यानी एक गेंद है वो लोहे की है, एक गेंद है वो प्लास्टिक की है, तो कौन सी गेंद जमीन पर पहले पहुंचेगी अगर निर्वात में गिरवाया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर निर्वात में हम कोई भी चीज़ गिरवाते हैं तो वो दोनों बराबर ही पहुंचेगी, दोनों गेंद एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई प्रतिरोध नहीं है। अगर वायु होती है या कोई और प्रतिरोध होता है तो इनका जो द्रव्यमान होता है उसके हिसाब से है जो ये जमीन पर पहुंचती है। लेकिन अगर निर्वात में कोई चीज़ आती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और इसी कारण वो क्या होती है, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्यूज तार के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जो फ्यूज तार हम बनाते हैं उसमें जो धातु प्रयुक्त होती है उस धातु की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और
फ्यूज तार का काम क्या होता है? फ्यूज तार एक क्या है? सुरक्षा उपकरण है जो हमारे घरों में लगाया जाता है, आपने देखा होगा, और विद्युत उपकरणों को जलने से क्या करता है? ये बचाता है। तो इस कारण इसका प्रतिरोध है जो उच्च होना चाहिए, ताकि अधिक धारा बहने पर क्या हो सके? गर्म हो सके, और गलनांक निम्न होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसके कारण इसमें सिग्नल का हास बहुत कम होता है? ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड, जो ऑप्टिकल फाइबर है जैसे कांच की नली है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कांच की जो छोटी नली होगी उसमें हम अगर प्रकाश, किसी टॉर्च या किसी वस्तु, सूर्य का अगर प्रकाश जाता है तो वो क्या करता है? अंदर ही अंदर ऐसे टकरा के है जो अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? इसके पीछे कौन सी भौतिक प्रक्रिया काम करती है? गर्मियों में आपने देखा होगा जो घड़े का पानी है वो ठंडा रहता है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया है? फ्रेंड्स, इसमें है वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण घड़े का पानी ठंडा रहता है। और जो घड़े के अंदर जो सूक्ष्म छेद होते हैं, इन छेद से क्या होता है? पानी लगातार रिस कर बाहर आता रहता है और घड़े की जो बाहरी सतह है उस पर फैल जाता है। और बाहर की जो गर्मी है, गर्मी के कारण पानी क्या करता है? लगातार वाष्प बनता है, और वाष्पीकरण के लिए है जो आवश्यक उष्मा घड़े के अंदर के पानी से ली जाती है, जिससे क्या हो जाता है? अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। जो वाष्पीकरण के लिए उष्मा ली जाती है वो घड़े का जो पानी होता है उसके अंदर से ली जाती है, इसी कारण अंदर का पानी है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध यानी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए फ्रेंड्स तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रतिरोध है जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार के माध्यम से सबसे तीव्र यात्रा करती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ध्वनि की चाल कौन से माध्यम में है जो सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सॉलिड माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्यों होती है पूछ लिया जाए, क्योंकि ठोस पदार्थ में जो अणु है वो एक दूसरे के बहुत पास और मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल इसमें क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जबकि गैसों में सबसे कम और निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। अगर पूछ लिया जाए निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है शून्य, और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट है घड़ी के स्प्रिंग में या बांध में जमा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? जो घड़ी की स्प्रिंग है जो दाब के हम बनाते हैं, और या बांध है, उसमें कौन सी है जो ऊर्जा संचित होती है? ये तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी है, स्थितिज ऊर्जा है जो संचित होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, और स्थितिज ऊर्जा कैसे मतलब संचित होती है ये आपको बता दूं तो जब हम बांध में पानी रोकते हैं तो ऊंचाई के कारण क्या होता है? उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और इसी तरह जैसे घड़ी की स्प्रिंग को लपेटने पर उसकी बनावट में बदलने से क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदें हैं वो गोल होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जो रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है वो न्यूटन के कौन से नियम पे आधारित है? तो ये है तृतीय नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इस पे आधारित है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक्सरे की खोज किसने की थी जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है? तो एक्सरे की खोज की थी फ्रेंड्स WC रोटजन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, WC रोटजन ने की थी, और इसकी जांच है जो चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। और WC रोटजन ने कब की थी? 1895 में है जो एक्सरे की खोजें की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1895 में है जो WC रोटजन के द्वारा एक्सरे की खोजें की गई थी। तो ये फ्रेंड्स
14 क्वेश्चन थे जो भौतिक विज्ञान के थे। अब हम रासायनिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, जो लोहे का वजन है वो बढ़ जाता है पर। और ये लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब लोहा है हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के संपर्क में आता है तो धीमी अभिक्रिया करके क्या कर देता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और इसी प्रक्रिया से है जो लोहे के जंग लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन की संख्या के, परमाणु क्रमांक के। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा दी गई है? हेनले के द्वारा दी गई है, और इसमें जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, यूनियन कार्बाइड कारखाने से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, जिसमें कई संख्या में है जो लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है एलपीजी गैस। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें कौन सा तीखी गंध वाला पदार्थ है मिलाया जाता है? जो एलपीजी है हम रसोई में काम में लेते हैं, उसमें कौन सा है जो तीखी गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है एथिल मरकेप्टेन। एथिल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। और पूछ लिया जाए एलपीजी में कौन कौन सी गैसें हैं शामिल होती है, तो मुख्य रूप से जो एलपीजी गैस है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती है। और एलपीजी गैस की अगर नेचुरल रूप से क्या होती है, कोई गंध नहीं होती है, लेकिन इसमें गंध पैदा करने के लिए है जो क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टेन है वो मिलाया जाता है, ताकि अगर कहीं रिसाव हो रहा हो तो उसका पता चल जाए। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और इससे आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? तो शुद्ध सोना है फ्रेंड्स वो क्या होता है, 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का होता है, और अत्यधिक नरम होता है, इसी कारण इससे आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।